Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेडिसर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स लगातार लाते रहते हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए, आपको जागरूक करने के लिए आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ टॉप के डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं गठिया की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेडिसर्कल। Today on our arthritis awareness series, we have Dr. Manoj Kandoi with us. Dr. Manoj Kandoi अंबरनाथ थाने के बेस्ट ऑर्थोपेडिस्ट हैं। उन्हें ऑर्थोपेडिस्ट के रूप में 22 से अधिक वर्षों का अनुभव है। आप इंडियन आर्थोस्कोपी सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी फॉर सर्जरी ऑफ द हैंड, इंडियन फुट सोसाइटी, इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन, महाराष्ट्र ऑर्थोपेडिक सोसाइटी आदि के सदस्य हैं। वर्तमान में आप थाने के अंबरनाथ में आशीर्वाद हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। वहां आप कई चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं, जिसमें फुट केयर, फंक्शनल ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट एंड मसल प्रॉब्लम्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी एंड नी रिप्लेसमेंट आदि शामिल हैं। आपने 4 किताबें भी लिखी हैं, जिनमें से 3 डॉक्टर्स एजुकेशन पर है और एक इसमें से आर्थराइटिस विषय पर है, जो कि पेशेंट एजुकेशन के लिए है। You're also running a trust for fellowship training for doctors in the subject of arthritis. It is our privilege to welcome you today on MediCircle, sir. How are you, sir? एकदम ठीक, बताइए। चलिए, तो आज हम गठिया विषय पे बात करने वाले हैं और मुझे लगता है जिस व्यक्ति ने 4 किताबें लिख रखी हो जिस विषय पर, उससे बेहतर कौन हो सकता है हमारे दर्शकों के लिए आज बात करने के लिए। तो सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि गठिया का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? मैडम, आर्थराइटिस जो शब्द है, गठिया जो शब्द है, वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द है जो जॉइंट्स जो हमारे सांधे होते हैं उसकी बीमारियों को अफेक्ट करता है और उसके कई कारण होते हैं, कई टाइप्स होते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टाइप जो होता है उसको प्राइमरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां और सांधे कसने लग जाते हैं। दूसरा एक टाइप होता है जिसको सेकेंडरी आर्थराइटिस बोलते हैं, जो हमारे सांधों को अगर पहले कुछ मार लगा हो, लिगामेंट लेक्सिटी हो या कोई बीमारियां हो, तो उससे उन सांधों में, उन जॉइंट्स में आपको आर्थराइटिस का चेंजेस होने लग जाता है। तीसरा प्रकार जो होता है उसको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस बोलते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं, जैसे संधिवात, आमवात जो बोलते हैं, गठियावात, यूरिक एसिड बढ़ने से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बीमारी होती है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस की बीमारी होती है। तो ये जो बीमारियां होती है ये नॉर्मली इम्यून रिलेटेड होती है और उससे इन्फ्लेमेशन होकर जॉइंट्स खराब होने लग जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट अपना होता है वो डिपेंड करता है कि हमारी कौन सी टाइप की आर्थराइटिस हमें हो रही है, हमें किस जॉइंट में आर्थराइटिस हो रही है, तो उसके हिसाब से उसके ट्रीटमेंट होते हैं। अगर हम देखने जाए तो प्राइमरी आर्थराइटिस जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट जो होता है वो सिंस ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, ये अर्ली स्टेजेस में तो मेडिसिन और एक्सरसाइजेस से कवर की जाती है। जैसे अगर एडवांस हुआ तो एडवांस ट्रीटमेंट होता है, जैसे घुटनों में हम लोग इंजेक्शन दे सकते हैं। और तीसरा जो ट्रीटमेंट होता है, थर्ड स्टेप होता है, जब एडवांस स्टेज में चली जाती है प्राइमरी आर्थराइटिस, तो सांधे बदली करने का ऑपरेशन, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बोलते हैं, वो किया जाता है। पहले से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी आजकल बहुत रिफाइन हो गई है और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस में फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ऑलवेज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी। अभी जो दूसरा प्रकार का जो आर्थराइटिस है, जिसको सेकेंडरी आर्थराइटिस हम कहते हैं, सेकेंडरी आर्थराइटिस डिपेंड्स करता है कि आपको क्या बीमारी से ही प्रॉब्लम हुआ है। और जब तक हम लोग प्राइमरी जो कॉज है उसको ट्रीट नहीं करते हैं, तो ये सेकेंडरी आर्थराइटिस हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो सेकेंडरी आर्थराइटिस इज समथिंग व्हिच यू कैन ऑलवेज प्रिवेंट। सेकेंडरी आर्थराइटिस क्या होता है, जो पहले की बीमारी जो होता है, तो अगर आपको पहले से बीमारी मालूम है और आप टाइम से उसका ट्रीटमेंट कर लेते हो, तो आपको ये सेकेंडरी आर्थराइटिक चेंजेस नहीं होते। और अल्टीमेटली वंस आर्थराइटिस पूरा डेवलप हो गया तो ट्रीटमेंट सेम एज प्राइमरी आर्थराइटिस। आपको अगर एडवांस स्टेज में चला गया तो आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी पड़ती है। इन दोनों प्रकार में अर्ली स्टेजेस में आपको एक्सरसाइजेस से काफी फर्क पड़ता है।
सेकंड स्टेज में थोड़ा सा एडवांस हो गया, एक्सरसाइज से नहीं फर्क पड़ रहा है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम ए क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिक सर्जन विल ऑलवेज हेल्प। जो तीसरी टाइप की आर्थराइटिस है, जैसे मैं कहा था इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जो संधिवात, आमवात, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे डिजीज करके इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जो बीमारियां होती है, ये कौन सी बीमारी है वो पहले तो ढूंढना पड़ता है। ये नॉर्मली अराउंड 40 ईयर्स के आसपास चालू होती है, 55 में भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा अनकॉमन है। और इसमें जो प्रॉब्लम होता है, ये जो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होती है वो मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी आर्थराइटिस जो मैंने आपको बताया था, वो नॉर्मली 1 या 2 जगह पे रिस्ट्रिक्टेड रहती है। अगर आपको मल्टीपल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है तो दैट इज सजेस्टिव ऑफ कि ये इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है। जैसे हाथों में तकलीफ होना, पैरों की उंगलियों में तकलीफ होना, फिर ग्रेजुअली वो स्प्रेड होके आपके एल्बो, कोहनी में, आपके शोल्डर में, सब जगह स्प्रेड हो जाता है। तो और ये नॉर्मली अराउंड 40 ईयर्स की एज में चालू होता है। ये जो बीमारी है, इसका मेन ट्रीटमेंट मेडिकेशन होता है और इसको आगे बढ़ना रोकना पड़ता है। मेनी ऑफ दिस डिजीज, जो इम्यून रिलेटेड डिजीजेस जो होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं। तो हमें इसमें ये तैयारी रखनी रहती है कि हमें ट्रीटमेंट जो लेना है वो शायद हमको जिंदगी भर लेना पड़ेगा। और ये जो ट्रीटमेंट होता है वो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको रोमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं रहते, वो ये ऑटोइम्यून रिलेटेड डिजीजेस में स्पेशलाइज्ड रहते हैं रोमेटोलॉजिस्ट, तो उनसे ट्रीटमेंट लेना सही रहता है। तो इसमें हमें ये तैयारी रखनी पड़ती है कि जैसे ही सिम्टम्स चालू हुए, एंड इफ इट इज मोर देन 1 मंथ, देन बेटर कंसल्ट ए रोमेटोलॉजिस्ट और प्रॉपरली आप इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी जो मैंने बताया है, ये इसके कई प्रकार होते हैं, 60 से ज्यादा प्रकार होते हैं। तो कौन सी बीमारी है, कितना उसका स्टेज हो गया है और उसकी कितनी सीवियरिटी है, वो ब्लड टेस्टिंग से समझता है, जो उसके हिसाब से हमको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट एक प्रॉपर क्वालिफाइड रोमेटोलॉजिस्ट से प्रॉपरली करना पड़ता है। एंड इसमें मेन एम और एम शुड बी कि इसको आगे बढ़ने नहीं देना है, इसको कंट्रोल रखना है और इससे जो डैमेज होंगे उसको प्रिवेंट करना है, क्योंकि वंस समथिंग इज डैमेज्ड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इट कैन नॉट बी रीजन, वी हैव टू रिप्लेस इट। ऑलराइट, दैट इज बहुत ही अच्छे से और आपने बहुत ही विस्तृत रूप से समझाया डॉक्टर साहब, और मुझे लगता है सभी दर्शकों को काफी हद तक ये प्रॉब्लम समझ में आ रही होंगी। तो अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि गठिया को मैनेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक एज अ पेशेंट, जिनकी जैसे आपने जितनी चीजें बताई अभी, जितने तरीके की आर्थराइटिस, तो ऐसे में व्यक्ति को अगर कुछ भी ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, खुद को कैसे मैनेज करें हम तब तक? जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस जो हमें लोगों के बीच में स्प्रेड जो ज्यादा है, सबसे ज्यादा, वो है घुटने की समस्या। तो घुटने की जो समस्या है उसमें कई चीजें से हम लोग ये घुटने में जो प्राइमरी आर्थराइटिस होता है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम अपने आप को फिट रखें, वेट रिडक्शन रखें, एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली करते रहें, तो घुटनों का प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है। और अगर अपने को लगे कि हमको एक्सरसाइज करने के बाद में भी घुटने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, मेडिकल ट्रीटमेंट चालू कीजिए। इसमें कुछ चीजें होती हैं जो हमें अवॉइड करनी रहती है। अगर आपको घुटने की समस्या है, घुटने की आर्थराइटिस है, तो आपको ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज बंद करना रहता है। जैसे हम लोग पलाथी मार के बैठते हैं, क्रॉस लेगेड बैठते हैं, या संडास में उकड़ू बैठते हैं, तो वो सब हमको कम करना पड़ता है। ग्राउंड में बैठना कम करके हमें जितना हो सके कुर्सियों का इस्तेमाल करना चाहिए। स्टेयरकेस में चढ़ना उतरना इसमें थोड़ा सा अलाउड नहीं है। अगर आपको अर्ली चेंजेस आर्थराइटिस का नी में दिखा रहा है, तो आपको स्कीपिंग और जुम्बा जैसे जंपिंग एक्टिविटीज भी अवॉइड करनी है। बट इन सब चीजों के बीच में आपको फिटनेस भी मेंटेन रखना पड़ता है। जो फिटनेस मेंटेन करने के लिए आप अलग चीजें की तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें प्लेन सरफेस वॉकिंग है। आप प्लेन सरफेस में कितना भी वॉक करो, इससे नॉर्मली आर्थराइटिक नी में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होते और वो आपको फिटनेस के लिए भी यूजफुल रहता है। आप डिस्क वॉकिंग भी कर सकते हो। आप इवन कार्डियो, जब आप जिम में जाते हो तो कार्डियो करते हो, तो कार्डियो भी कर सकते हो, लेकिन अप टू 6 का जो स्पीड है उतना ही इसमें एडवाइजेबल है अगर आपको नी का प्रॉब्लम है। और आप जब कार्डियो कर रहे हो तो आपको उसमें स्लोप नहीं देना है, आप प्लेन रख के उसमें आप 6 की स्पीड में आप कार्डियो कर सकते हो। साइकिलिंग भी इसमें बहुत अच्छा रहता है, साइकिलिंग आपको बहुत मदद करता है। वाटर एक्सरसाइजेस लाइक स्विमिंग इज वेरी यूजफुल इन पेशेंट्स ऑफ आर्थराइटिस। अगर आपको इन्फ्लेमेटरी आर्थ्रोपैथी है तो उसमें आपको मूवमेंट एक्सरसाइजेस लाइक योगा विल आल्सो हेल्प। बट अगर आपको डिजनरेटिव आर्थराइटिस है तो आप अगर नीचे मैट पे बैठ के अगर योगा करने को जाओगे तो आपको शायद उससे तकलीफ ज्यादा हो जाए।
तो योगा जो है हमें इंफ्लेमेटरी आर्थरोपैथी में बहुत यूजफुल रहता है। बट जिनको कमर का हो, जिनको घुटने का प्रॉब्लम हो, उन्हें थोड़ा सा नीचे जमीन पे बैठ के जो योगा का एक्सरसाइजेस थोड़े होते हैं वो थोड़ा अवॉइड करना रहता है। बाकी इसमें हम कई प्रकार के मेडिसिन भी कई अवेलेबल हैं जो ओवर द काउंटर प्रिपरेशन है। कुछ कंपनियां जॉइंट्स के लिए टॉनिक्स भी निकालती है। आई वुड एडवाइज कि इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक ट्रीटमेंट फ्रॉम ए प्रॉपर डॉक्टर। एंड मेनी ऑफ द कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड बड़े बड़े डब्बे बेचती है, बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन बेचती है न्यूट्रास्यूटिकल्स करके। वो इंडियन कंपनीज का वही मटेरियल और परहैप्स बेटर क्वालिटी आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो अब्रॉड से बड़े बड़े डब्बे मंगा के आप आर्थराइटिस की मेडिकेशंस लेने की कोशिश मत करें। अगर आपको लेना ही है तो उससे कम 10% कॉस्ट में आपको इंडियन मेडिसिन मिल जाती है। आप हो सके तो डॉक्टर से ही कंसल्ट करके आप मेडिसिन ले लीजिए। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई। और डॉक्टर साहब, ये एक मिथ भी आपने तोड़ा कि डॉक्टर्स बहुत महंगी महंगी दवाइयां बताते हैं। आपने इतना अच्छी सलाह जो दी है कि भारत में बेहतर मेडिसिन और इकोनॉमिक तरीके से आपको अवेलेबल है, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। महंगी हर चीज अच्छी नहीं होती, ये आज आपने बताया अभी। सर, मेरा अगला प्रश्न ऑफ कोर्स गठिया से संबंधित एक्सरसाइजेस को लेकर था, लेकिन आपने गठिया को मैनेज करने में काफी अच्छे से ये चीज बताई है हमें। तो मैं चाहूंगी कि इसकी जगह आप मुझे ये बताएं कि गठिया से संबंधित कुछ खास डाइटरी प्रिकॉशंस भी होते हैं क्या? जो प्राइमरी और डिजेनरेटिव आर्थराइटिस होती है तो उसमें तो डाइट का कोई संबंध ही नहीं है। आप ऐसा कुछ नहीं ले सकते जिससे घुटने का आपका लुब्रिकेशन बढ़ जाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बट आपका कैल्शियम और विटामिन डी इंटेक अगर प्रॉपर रहे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहती है, तो वो आप कर सकते हो। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क अच्छा रहता है आपके लिए। और जो इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथी है उसमें कई लोगों को ऐसा कहना रहता है कि उनको कुछ खाने के बाद में नेक्स्ट डे में तकलीफ बढ़ता है। किसी किसी को अचार का प्रॉब्लम होता है, किसी को पापड़ का प्रॉब्लम होता है। तो ऐसा अगर आपको स्पेसिफिक कोई फूड से आपको नेक्स्ट डे ऐसा लग रहा है कि आपको जॉइंट पेन्स हो रहा है, तो आप वो बंद कर सकते हो। बट नॉर्मली इसमें कोई चीज की मनाही नहीं रहती है। और आप जो भी खा रहे हो उसमें, जैसे हर डॉक्टर का कहना रहता है कि आप हेल्दी खाना खाइए, फ्राइड फूड अवॉइड कीजिए, वेट लॉस रखिए, वेट मेंटेन रखिए, वेट पे ध्यान दें। तो वो अपने लिए वो यूजफुल रहता है कि आप वेट के हिसाब से, अगर आपको कोई दूसरी बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, तो वो हिसाब से आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन करना है। इसमें आर्थराइटिस में स्पेसिफिक कुछ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है इन जनरल। ऑलराइट। पर अभी आपने ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स की बात की थी डॉक्टर, तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे प्राकृतिक रूप से हम कुछ ऐसा खा सकते हैं जिससे अर्थराइटिस में मदद मिले, या शरीर को या बोन्स को ताकत मिले? ऐसा कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ये जो जॉइंट में ऑयल बनाने की जो प्रक्रिया है ना, वो प्रक्रिया को हेल्प करने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए फूड में ऐसा कोई पदार्थ नहीं रहता है जिससे हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो लेकिन मैं जैसे बताया कि आप बोन हेल्थ मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम विटामिन डी के हिसाब से आप ऐसा फूड यूज कीजिए जिसमें कैल्शियम विटामिन डी ज्यादा रहे। बाकी ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसमें बाकी इसमें स्पेसिफिक फूड नहीं है। हाँ, एक बीमारी है जिसको गाउट कहते हैं, जिसमें सीरम यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सीरम यूरिक एसिड जिनको प्रॉब्लम है तो उनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको चिकन, मटन, फिश आपको पूरा बंद करना पड़ता है। अल्कोहल रिलेटेड सब बेवरेजेस सब पूरे बंद करने पड़ते हैं। और इसमें कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी, मटर और मूली, ये 3 चीज इसमें टोटली बंद रहती है इसमें। तो अगर आपको गठिया की शिकायत है, गठिया जो शब्द है हम लोग नॉर्मली यूरिक एसिड बढ़ने के लिए पर बोलते हैं, गाउट करके वो बीमारी का नाम होता है। जी, तो गाउट की बीमारी में आपको चिकन, मटन, फिश, अल्कोहल बेवरेजेस, फूल गोभी, मटर और मूली, ये 9 चीज तो पूरा, ये सब चीजें पूरी बंद करनी है। और दाल से रिलेटेड जो पदार्थ है वो आपको कम करने रहते हैं। बट डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में ऐसा कोई अपने डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस या डाइटरी मॉडिफिकेशन से अपने को ज्यादा हेल्प होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वेट मेंटेन रखिए, कैल्शियम विटामिन डी के पदार्थ वाले पदार्थ ज्यादा लीजिए, बाकी कुछ नहीं इसमें। चलिए, इसके साथ में अपने इंटरव्यू के अंतिम प्रश्न तक आप पहुंची हूँ डॉक्टर साहब। आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस अंतिम प्रश्न है। हम मोटापे तक पहुंच ही गए थे, तो क्या ओवरवेट होना गठिया को प्रभावित करता है डॉक्टर साहब? हाँ जी, इसमें एक चीज है कि अगर आपका वेट समझो 1 किलो से बढ़ता है तो आपके घुटने पे अराउंड 4 किलो का वजन ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसा है। तो जितना आपका वेट बढ़ेगा मतलब घुटना, तो उतना ही आपके नी जॉइंट और में आपके उसकी लोडिंग ज्यादा होती है।
तो नेक प्रॉब्लम और शोल्डर प्रॉब्लम्स वगैरह जो होते हैं, वो अपर बैक की प्रॉब्लम्स, वो नॉर्मली वेट रिलेटेड नहीं रहते हैं। बट बैक प्रॉब्लम्स, कमर के प्रॉब्लम और घुटने के प्रॉब्लम आपके वेट से डेफिनेटली रिलेटेड रहते हैं। और अगर आपको अर्ली आर्थराइटिक चेंजेस है नी में, अगर नी की प्रॉब्लम है, तो वेट रिडक्शन विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड अगर आप वेट गेन करते हो तो उसमें लोडिंग और ज्यादा होता है और और ज्यादा आपको तकलीफ देगा। तो आप इस तरह से ध्यान में रख सकते हो कि मेरा 1 किलो वजन बढ़ेगा तो मेरे घुटने में 4 किलो वजन और लोडिंग हो जाता है। इस तरह से हमको कैलकुलेशन रखे, और जितना हम लोग वजन कम करेंगे उतना हमारे घुटने पे लोडिंग कम होगा। तो इस हिसाब से हमें मेंटेन रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज आप हमारे साथ जुड़े इस कार्यक्रम में, और आपने इस इंटरव्यू के माध्यम से इतनी सारी, इतनी अच्छी काम की जानकारी हमें दी है। हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है इसे देखकर। तो मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू टुडे सर। थैंक यू सो मच। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन। थैंक यू।